मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल पॉलिसी। इसके पहले हमने थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बता दिया है। तो आप लोगों को बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके आगे हम बताएंगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, टैक्सेशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाएगी फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कोई भी कंट्री दो तरीके से चलती है। दो तरीके से कैसे चलती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी से और एक फिजिकल पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब गवर्नमेंट्स लेके आता है, और मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो लेके आता है आरबीआई, और अप्लीकेबल होता है किस पे, सारे बैंकों पे। तो चलिए आज के इस क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर फिजिकल पॉलिसी। दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री कैसे चलती है, कोई भी कंट्री का फाइनेंस कहाँ से आता है, कैसे मैनेजमेंट करना है, दो चीजों से चलती है। पहली चीज क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये पहली चीज, पहली चीज होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी। दूसरी चीज क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये हो गए फिजिकल पॉलिसी, ये हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने क्या बताया था, बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी क्लास करी थी आप? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताया था? आरबीआई गवर्नमेंट नहीं, बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई हेडेड बाय आरबीआई। हाँ, सेंट्रल बैंक। सारी दुनिया में क्या होता है, सारी दुनिया का जो जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश हैं, इनका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ तरीका होगा ना चलाने का। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी इनकी कैसे चलेगी, इनका एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, इनकी रिसिट कैसे आएगी, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये दो तरीके से किया जाता है। एक गवर्नमेंट बाय सेल्फ करती है, एक वहाँ का बैंकिंग सेक्टर करता है। तो जो बैंकिंग सेक्टर करता है, क्योंकि जो मनी का ट्रांजैक्शन है, मनी का विड्रॉवल है, मनी का डिपॉजिट है, जो मनी एब्जॉर्व करना है और मनी बांटना है, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो बैंक के थ्रू हो रहा है। गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको पैसे नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, डेवलपमेंट के काम कर रही है, आपके लिए स्कीम्स लेके आ रही है। और जो पैसे का काम है वो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। तो मतलब दोनों का कोलैब करके ही कोई भी कंट्री चलाई जा सकती है। इस तरह से एक आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर जितने होते हैं वो सब अपने तरीके से चलते हैं। इसको लीड कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री में कौन लेके आएगा, आरबीआई। मतलब सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, भाई सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कौन लेके आएगा, आरबीआई। अब इसकी मॉनेटरी पॉलिसी लाने के लिए बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ होते हैं मेंबर्स। मेंबर्स होते हैं जैसे आरबीआई का गवर्नर, उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो बताते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाना है। मतलब पूरा सिर्फ आरबीआई नहीं बना रहा है, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट का कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मिल के बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और फिर चलता है कि बैंक ऐसे ऐसे चलेगा। सेम ऐसे होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होगी वो बनाती है फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, कोई भी जैसे एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, बड़ा सा घर है, या बहुत बड़ा सा घर है, उसमें कुछ पैसे आते हैं इनकम, और फिर कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं महीने भर की। जैसे सैलरीड क्लास है, सैलरी आ गई 1 तारीख को, तो फिर महीने भर का हम क्या करते हैं, चलाते हैं कि अच्छा ऐसे इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए। सेम गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे देश में कैसे चलेगा, हम स्कीम को पैसे कैसे देंगे,
हम स्कीम को पैसे कैसे देंगे, हमारा कलेक्शन कैसे होगा, लोगों की सैलरी हम कैसे देंगे, हम कैपिटल कैसे बेचेंगे, कैपिटल कैसे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे, मतलब घुमा फिरा के गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हो गई, गवर्नमेंट की मतलब हमारे देश की जितनी भी इनकम वाली चीजें हो गई और एक्सपेंडिचर वाली चीजें हो गई, तो यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा जाएगा, इतने पर्टिकुलर सेक्टर के से इतना कलेक्शन होगा। जैसे कलेक्शन में जाएगा टैक्स, टैक्स में जाएगा क्या, जीएसटी जाएगा, कॉर्पोरेट जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, बोरोइंग जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी इनकम में चलेगा। वैसे सेम एक्सपेंडिचर में हो जाएगा कि इस मिनिस्ट्री को इतना देना है, इस स्कीम को इतना देना है, एजुकेशन सेक्टर को इतना देना है, हेल्थ सेक्टर को इतना देना है। मतलब घुमा फिरा के क्या है, पूरी किस चीज पे है, डिपेंडेंट करती है। एक हो गई एक्सपेंडिचर, एक हो गई इनकम। बजट आप सुने हैं, बजट, देश का बजट आता है तो बजट होता क्या है? हम्म। बजट क्या होता है, हमारे देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि ये जो साल भर हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी इनकम्स क्या होंगी, हमारे एक्सपेंडिचर क्या होंगे, उसको एक कहते हैं कि बढ़िया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या पर्टिकुलर किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, उसको एक तरीके से बनाया जाता है, पॉलिसी मेजर्स जो भी आप समझे उसको। तो वो मतलब कैसे इनकम आएगी, कैसे एक्सपेंडिचर जाएगी, इन सारी चीजों को जो मिला के एक ढांचा तैयार किया जाता है, वो होता है बजट। ठीक, ऐसे ही घर में क्या होता है, घर में जब आपके यहाँ शादियां होती हैं, शादियां होती तो 6 महीना पहले से प्लानिंग होने लगती है ना, इतना घर इतना खाने में जाएगा, इतना बारातियों को आने जाने में जाएगा, इतने जाएंगे ज्वेलरी में, इतने जाएंगे कपड़े में, मतलब वो बजट बनाया जाता है। सेम ऐसे ही इसमें होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा देश चलेगा कैसे, इतनी मिनिस्ट्री है, इतने स्कीम है, इतना सब कुछ है, उसमें क्या करते हैं कि इसको इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना। अब कलेक्शन कहाँ से होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला जुला के हमारी इनकम कहाँ से आएगी, जनरेट होगी, और कितना एक्सपेंडिचर करना है, इसी का जो हम एक प्रॉपर तरीका अपनाते हैं वो हो जाता है बजट। समझ आ गया? हाँ, गेट बंद कर दो। ये चीजें हो गई। तो हमारा बजट मेनली किस पे का डिपेंड, क्या किस चीज पे काम करता है, एक इनकम पे, दूसरा एक्सपेंडिचर पे, ये चीजें। अब ये इसको हम क्या फैक्चुअल तरीके से पढ़ेंगे कि क्या इनकम होता है हमारा, क्या एक्सपेंडिचर होता है, हमारे देश में कैसे क्या चीजें चलती है। जब फिजिकल पॉलिसी अभी आप पढ़ने के बाद, फिजिकल पॉलिसी पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ आएगा कि गवर्नमेंट जो पैसे का काम है, मतलब इकोनॉमी हमारे देश की कैसे चलती है, वो समझ आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी में तो थोड़ा बहुत चीजें समझ आ गई होगी कि अगर इन्फ्लेशन है तो कैसे कम करना है, डिफ्लेशन है तो कैसे कम करना है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ये सारी चीजें हमने आपको इसमें समझा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिजिकल पॉलिसी में आपको बताएंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो हमारे लिए स्कीम्स आ रही है, जो हमारे लिए चीजें आ रही है, कभी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है, सेम चीज किसी साल महंगी हो जाती है, किसी साल सस्ती हो जाती है, वो क्यों होती है, वो होती है फिजिकल पॉलिसी की वजह से। ठीक, समझ आ गया? अब इसको हम नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। ये है हमारी फिजिकल पॉलिसी। अभी हम फिजिकल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। अभी आपको बेसिक चीजें हमने बता दिया है फिजिकल पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी की सबसे पहले क्या, देखिए आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होती है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन to influence a country's economy. It is a primary tool of macroeconomics policy and play a critical role in managing economic growth, employment, inflation, and overall economic stability. Fiscal policy is typically implemented by the country's government or finance ministry. समझ आ गया आपको? पढ़िए इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िए, तब समझ आएगा, फिर मैं समझाता हूं। ये क्या होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टैक्सेशन को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सबसे मेन चीज क्या होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी जनरेट होगा,
इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करेंगे। और ये किसके अंदर आता है? फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आता है? गवर्नमेंट। मतलब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बैंक लेके आता है, वैसे फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लेके आती है और बताती है अच्छा ये साल भर की चीजें हैं हमारी, यहाँ यहाँ से इनकम जनरेट होगी, यहाँ यहाँ एक्सपेंस करेंगे, तो ये हो जाती है फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी में होता क्या क्या चीजें हैं ये जान लीजिए। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती हैं? फिजिकल पॉलिसी इज दैट Fiscal policy is that part of government policy which is concerned with raising revenue through the taxation and other means, and decide on the amount and purpose of government to spending। मतलब समझ आया? फिजिकल पॉलिसी का काम क्या होता है? रिवेन्यू को रेज करना। और रिवेन्यू रेज कैसे करते हैं? टैक्स से। गवर्नमेंट, आप हर चीज में टैक्स देते हैं ना, कोई पेन आप उठा के देखेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें पता चलेगा बहुत सारी चीजें। अगर आपको 10 रुपए की कॉस्ट, 10 रुपए की पेन आ रही है तो उसकी कॉस्ट होगी 5 या 6 रुपए। इंडिया में कहते हैं कि अगर 10 लाख की कार है तो उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो उसमें टैक्स चला जाता है। टैक्स लेने जाएंगे तो पहले जो परसेंट लग रहा है जीएसटी का वो जाएगा आपको परचेज के टाइम पे। मतलब आप अगर एक कार लेने जा रहे हैं, समझ लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए की कार लेने जा रहे हैं, 5 लाख पे अगर जीएसटी लगा है इसमें 28% का, 28% का अगर जीएसटी लगा है या 18% का जीएसटी लगा है, तो 30 या 20% कितना हो जाएगा इसका? अगर 30% होगा तो हो जाएगा कितना? 1.5 लाख। अगर 20% होगा तो कितना होगा? 1 लाख। मतलब 5 लाख की कार कितनी की हो गई? 5 प्लस 1.5, 6.5 लाख। अब 6.5 लाख की आपको कहाँ मिलेगी? अब मिलेगी आपको शोरूम में। अब ये 6.5 लाख रुपए की कार आपको शोरूम में मिलेगी। अब इसमें लगेगा क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन लगेगा, तो रजिस्ट्रेशन किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन लगेगा। अब रजिस्ट्रेशन जब कार को कराने जाएंगे तो उसमें फिर कितना लगेगा? फिर लगेगा 1.2 के राउंड। 10 लाख के से कम के अंदर की कार है तो 1 लाख रुपए तक। अब ये कितना हो गया? 6.5 से ये पहुंच गया 6.7, 7 मतलब 7.7। फिर उसके बाद इंश्योरेंस लग जाएगा 50,000 का, तो कितना हो गया? लगभग 8 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की कार कितना पहुंच गई? 8 लाख। इसमें जो 3 लाख रुपए है वो किसको गया? गवर्नमेंट को। और अभी ये जो 5 लाख 4 लाख रुपए की कार है, 4 लाख 5 लाख रुपए की, तो उसमें जो ये आया है, प्रोडक्ट आया है छोटा छोटा, उन पे टैक्स देके आया ही होगा। मतलब इक्विपमेंट्स लेके आए हैं। जैसे कार क्या होती है कि कार मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है? वो टायर नहीं बनाता है। टायर अगर उसने एमआरएफ का लगाया तो वो कहाँ से ले आएगा? एमआरएफ से। सीएट का बनाया सीएट का, उसमें जो ग्लास लगे हैं वो ग्लास किसी और कंपनी के होते हैं। इन सबको इकट्ठा करके वो बनाता है एक कार। और फिर एक कार बनाता है तो ये जितना प्रोडक्ट आया इन पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? जीएसटी। फिर जब ये कार बना के और जब मार्केट में उतारते हैं तो फिर क्या देते हैं? टैक्स देते हैं कि इतना हमारा बन गया, अब इतना प्राइस रखना है तो उसमें टैक्स एडेड है। और फिर उसके बाद आप जब ले लेते हैं, आप लेने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि पहले रॉ मटेरियल लेके आए उसमें टैक्स लगा, फिर बनाए और उसके बाद उसमें टैक्स दिए, तब जाके वो आई मार्केट में। मार्केट से लेने के बाद अब रजिस्ट्रेशन के नाम पे टैक्स लगेगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पे क्यों टैक्स लगेगा? आप रोड पे चलाएंगे आप, तो उस रोड का जो खर्चे लगेंगे उसके वजह से टैक्स लगेगा। तो घुमा फिरा के समझ आ गया कि पैसे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। तो क्या हो गया? ये हमारी क्या है? रेजिंग ऑफ गवर्नमेंट है थ्रू द टैक्सेशन। टैक्सेशन कितने तरह से होता है? टैक्स दो तरीके से होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, जैसे किसी प्रोडक्ट पे जो चीजें लगती है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को नहीं देते। इसमें जाते हैं इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये चीजें होती है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, आप प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं, जैसे 10 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप कंपनी को दे रहे हैं 10 रुपए, कंपनी वहां से 2 रुपए गवर्नमेंट को दे रही है एज अ टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गई। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस ये होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कहना, जो उसका डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो आप पे है वो किसी और पे नहीं शिफ्ट किया जा सकता, वो आप पे लगा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स का हमको नहीं लेना है प्रोडक्ट, तो आपको नहीं देना पड़ेगा ये चीजें। फिर इसके बाद क्या है?
It is government revenue and spending policy. Government revenue and spending policy that influence the macroeconomic condition. Physical policy affect tax rates, government spending to control the country. फिजिकल पॉलिसी में ही डिसाइड होता है। फिजिकल पॉलिसी में जब देखे होंगे कि किसी बार क्या होता है कि 5 लाख तक टैक्स फ्री है, किसी बार होता है 3 लाख से 5 लाख में टैक्स लगा दिए, 5% का, 7% का। तो ये क्या होता है, जब बजट आता है उसमें चीजें चेंज होती है, अप डाउन होती है, किस बार इतना टैक्स है, इस बार इतना टैक्स है, इस बार इतना टैक्स। जब टैक्स चेंज होता है तो गाड़ियों के दाम में भी अप डाउन होता है। कभी क्या होता है कि जैसे जब बजट आता है तो कोई चीज 18% से उठा के 28 में कर दिए, कोई 28 से उठा के 18 में कर दिए। तो जो 28 वाली है चीजें, 28 जीएसटी जिस पे लग रही है, अगर वो 18 पे लगा है तो उसका क्या हो गया, प्रोडक्ट चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। और किसी चीज को अगर 18 से उठा के 28 में कर दिए तो क्या हो जाएगा, अभी 10% का टैक्स बढ़ गया ना। तो ये अप डाउन होता रहता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा टैक्स रेट है वो टैक्स रेट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। फिर उसके बाद क्या, फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच डील विद रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच टुगेदर मेक अप द बजट। हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है वो किस पे काम करती है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। और बजट में क्या होता है, बजट में कुछ होता नहीं है, बजट में वही होता है रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि ये हमारे रेवेन्यू के सोर्स हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर के सोर्स हैं, कि बजट में इतना पैसा। हमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो बजट होता है, बजट में हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। जैसे हमारा अगर 42 लाख करोड़ का बजट है, जैसे इस समय हमारा है 42 लाख करोड़ का बजट, 42 लाख करोड़ का अगर बजट है तो जो एक्सपेंडिचर होगा तो वो 42 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वही हमारा बजट होता है, कि हम साल भर कैसे कैसे खर्च करना है, तो वही बजट होता है। तो एक्सपेंडिचर ही मेन बजट होता है। अगर 42 लाख करोड़ का बजट है तो मतलब इनकम हमारी कम होगी। हमेशा बजट जो होता है या एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिवेन्यू से ज्यादा होता है। तो हर साल दर ऐसे बढ़ते चला जाता है। और यही हमारा मेन क्या होता है, बजट। बजट में क्या होता है, बजट आप कभी उठा के देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर जब आता है बजट लेके तो बताता है कि शिक्षा के लिए हमने बजट बढ़ाया, अभी तक 2.5% हो रहा था, हमने 2.7% कर दिया। ठीक, डिफेंस के लिए हमने बजट बढ़ाया, डिफेंस को इतना पैसा दिया जा रहा था, इतना दिया जा रहा है। एजुकेशन के लिए हमने बजट बढ़ाया, इस स्कीम के लिए इस सरकार ने इतना दिया था, हमने बढ़ाया। कोई कोई स्कीम है कि इसमें घटाया। मतलब क्या है, वो एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर है ना, कि वो कहीं से इनकम आ रही है। इनकम कहाँ से आ रही है, इनकम आ रहा है इनकम फ्रॉम बोरोइंग, इनकम आ रहा है इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर हमने किसी कुछ दे रखा है तो वहां से आ रहा है इनकम। कहाँ से आ रहा है, छोटे छोटे जो जनरेशन हो रहे हैं रिसिप्ट में। ठीक, और कहाँ से आ रही है इनकम, हमारी आ रही है टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, जीएसटी से आ रही है, कॉर्पोरेट टैक्स से आ रही है, उसके बाद इनकम टैक्स से आ रही है। तो ये हमारी हो जाती है इनकम। और फिर रिवेन्यू, ये सारी चीजें रिसिप्ट वाली चीजें हो गई रिवेन्यू में। और एक्सपेंडिचर में जो हम दे रहे हैं, जैसे ग्रांट दे रहे हैं, ग्रांट किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देते हैं ना, वो क्या हो गए, ग्रांट मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, किसी स्कीम को दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाएगी एक्सपेंडिचर। इट इज द मीन्स बाई विच गवर्नमेंट adjust its level of revenue spending in order of monitor and influence the nation's economy। इसमें क्या कहता है, ये एडजस्टमेंट की बात कर रही है, एडजस्टमेंट का बात चल रहा है। तो एडजस्टमेंट का बात यही है कि किसी भी चीज में हम जो अप डाउन करते हैं ना, अगले साल किसी चीज का टैक्स बढ़ा दिए या अगले साल किसी चीज का बजट बढ़ा दिए, तो जो ये एडजस्टमेंट है वो किस में होता है, बजट में। से कहते हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम एजुकेशन को इतना बजट देंगे। केजरीवाल बोलता है ना कि हम एजुकेशन का सेक्टर का बजट बढ़ाएंगे, हेल्थ का बढ़ाएंगे। ठीक, ऐसे सबके मुद्दे होते हैं। किसी का होता है कि हम डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, एडजस्ट होता है। सरकारें अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करती हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल पॉलिसी रिलेट टू रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। हाउ मच द इंटायर बजट एक्सरसाइज विद ऑल द पॉलिसीज विद इन इट्स द कोर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसका मतलब ये है किसको कितना बजट देना है, किसको कितना पैसा देना है और कैसे देना है, इस सारी चीजों को कौन मैनेज करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये चीज समझ आ गई कि व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। बेसिक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए इतने में कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। फिजिकल पॉलिसी, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, फिजिकल पॉलिसी जो होती है, फिजिकल पॉलिसी में जैसे
उसमें बेसिकली क्या क्या चीज के लिए होता है? फिजिकल पॉलिसी किस चीज के लिए होती है? बेसिक बेसिक होती है क्या? इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक, इसी को हम क्या पढ़ते हैं? जब बजट आता है तो बजट में हम क्या पढ़ते हैं? जो इनकम होती है वो हमारी कहलाती है रिसिप्ट, और जो एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे वो एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस, ये चीज हम बजट में पढ़ते हैं। अब आपको फिर पता चलेगा आगे की रिसिप्ट कैसे होती है, रिसिप्ट में कहां से हमारी चीजें। फिर बजट में क्या एक टर्म दिया था, फ्रॉम वेयर मनी कम, फ्रॉम वेयर मनी गोज। तो उसमें क्या हो गया, फ्रॉम वेयर मनी कम, उसमें आ जाती है रिसिप्ट। जैसे इंडिया की रिसिप्ट सबसे ज्यादा किस चीज में आती है? इंडिया की रिसिप्ट आती है सबसे ज्यादा, हमारी आती है बोरोइंग से। बोरोइंग मतलब इधर उधर से हम पैसे ले रहे हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी इनकम टैक्स से। फिर हमारी आती है उसके बाद जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी से 17%, 16%, 15%। अभी इसका मैं फैक्चुअल डाटा आपको बता दूंगा इस साल के बजट से। ये सारी चीजें होती है। अब इसी को प्रॉपर तरीके से फिर जब एक्सपेंस में जाते हैं तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इस साल इस गवर्नमेंट ने, मतलब इस गवर्नमेंट ने, सॉरी, कि इस साल इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए हमने इतना बजट दिया, इस साल पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री को हमने इतना दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने इतना दिया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, गेस करिए कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा किसको देती होगी? डिफेंस को सबसे ज्यादा बजट देती है। मतलब हमारा ये 40-42 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 4 से 5 लाख करोड़ का बजट हमारा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में जाता है। और हमारा 1,20,000 अराउंड के जाता है, वो एजुकेशन सेक्टर में जाता है। ऐसे ऐसे करता है। अभी आपको फैक्चुअल डाटा मैं आगे बता दूंगा। हेल्थ सेक्टर में हमारा जाता है अराउंड 85,000 करोड़, 85,000 करोड़। और हमारा बजट कितना है? लगभग 42 लाख करोड़ का इस बार का। ठीक, तो ये आगे की चीजें हम बता देंगे। अभी की कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या होते हैं? बजट की डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, मतलब फिजिकल पॉलिसी। हम्म, पीडीएफ भेजा है, फिर भी डेफिनेशन लिख लीजिए, पीडीएफ से भी इजी टर्म में। फिजिकल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी which which is concerned with, which is concerned with, which is concerned with the raising revenue through taxation, raising revenue through taxation। मतलब बेसिकली हमारी जो टैक्स के थ्रू ही रेवेन्यू आ रहा है, रेजिंग रेवेन्यू थ्रू द टैक्सेशन एंड अदर मीन्स, एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ, decide on the amount of, purpose of government spending। ये बिल्कुल आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एकदम सिंपल। फिजिकल पॉलिसी इज that part of government policy which is concerned with the raising revenue through the taxation and the
एंड द मीन्स है वो, एंड अदर मीन्स, एंड अदर मीन्स, एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्पस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद और एक लिख लीजिए, इतना लिख लिया। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट डील विद, इट डील विद, इट डील विद क्या चीज से? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इट डील विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड अदर, ये अदर है, ये मीन्स है, एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट, अमाउंट ऑफ पर्पज, इट डील विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, ये लिख लीजिए। अब एक चीज आप लोग ये भी समझ लीजिए, जो ये रिवेन्यू है, ये जो रिवेन्यू है ना हमारा, ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू किस किस सोर्स से आ सकती है? मतलब रिवेन्यू सिर्फ हमारी टैक्स से नहीं आती, टैक्स नहीं आती, कुछ आती है हमारी बोरोविंग से। बोरोविंग मतलब समझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी कुछ लोन लेती है, या गवर्नमेंट को पैसे कौन देता है? कभी वर्ल्ड बैंक दे रहा है, कभी आईएमएफ दिया है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, जो ग्रांट्स होते हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो पैसे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये लीजिए आप पैसे और आप डेवलपमेंट का काम करिए, वो होते हैं ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब जैसे आपके पिताजी आपको पैसे दे रहे हैं, उसका पर्पज ये नहीं कि आप उनको लौटाएंगे, मतलब आप नहीं लौटा रहे हैं, तो वो क्या हो गए? ग्रांट्स। ऐसे ही क्या सेम चीज इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, बहुत सारी जो बनाई गई है, जो मतलब संस्थाएं बनाई गई हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई। तो ये क्या करती है, ये जो डेवलपिंग कंट्री है या पुअर कंट्री है, उनको कुछ पैसे टाइम टाइम पे देती रहती है। से वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक किसी देश को पैसा देता है कि अच्छा ये लीजिए पैसा आप, और इससे डेवलपमेंट करिए। वर्ल्ड बैंक को कलेक्शन कौन देता है? सब अपने अपने देश वाले हैं, सब अपने अपने देश अपने अपने लेवल पे वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं। वर्ल्ड बैंक सेंट्रल का एक बैंक है, उनको पैसे दिए, फिर वो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? डेवलपमेंट पर्पज के लिए पैसा देता है, इंडिया को भी देता है। बहुत सारे इतने पुअर कंट्री हैं कि जिनके पास खाना नहीं है, तो उनको पैसे देता है कि ये काम करिए, आप बेसिक नीड अपनी फुलफिल करिए। ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई? ये रिसिट हो गई, ये हमारी हो गई सोर्स ऑफ रिवेन्यू। और सेम चीजें अगर मान लीजिए जो जैसे ग्रांट मिल रहा है उससे काम नहीं चल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? कुछ लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो लोन हम किससे लेते हैं? आईएमएफ से लेते हैं, किसी गवर्नमेंट से लेते हैं, तो ये भी किस में जाता है? रिवेन्यू में। इंडिया क्या करता है? इंडिया पहले क्या होता है, जब इंडिया डेवलपिंग स्टेज में था, अब स्टिल अभी भी डेवलपिंग में ही है, लेकिन इंडिया की जब स्टेटस आज से पहले की बात जब इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमें खूब सारे ग्रांट्स मिलते थे, वर्ल्ड बैंक देता था डेवलपमेंट के नाम पे। स्टिल आज के टाइम पे देखिए, जापान देता है पैसे, जापान आता है डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। ऐसे बहुत सारे देश एक दूसरे को हेल्प, जैसे इंडिया भी, इंडिया में जब जैसे देखिए मोदी जी जब जाते हैं इधर उधर विजिट करने में छोटे छोटे कंट्री में, तो वो दे के पैसे आते हैं, कुछ कभी किसी को दे दिए इतने हजार करोड़, किसी को दे दिए इतने 100 करोड़, मतलब वो क्या दिए, मतलब एज ए गवर्नमेंट हमने इतना हेल्प कर दिया, ग्रांट दे दिया। अभी हम लोन नहीं दे रहे हैं, ग्रांट दे दिए कि ठीक है आप नहीं लौटाना। इससे क्या होगा, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, फ्रेंड हमारे अच्छे और इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ऐसे होते हैं, तो ये किस में है? जिसको पैसा मिल रहा है वो हो जाएंगे रिवेन्यू। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ टैक्स रिवेन्यू नहीं होता, कुछ बोरोविंग्स होती हैं जो रिवेन्यू होती है। वैसे सेम एक्सपेंडिचर में है, अगर बोरोविंग्स जो है, अगर हम किसी से ले रहे हैं पैसा, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ जाते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो भी हमारे एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। ठीक समझ आ गया? तो फिर इसके आगे लिख लीजिए, ऑल ऑल रिसिप्ट आर नॉट अर्नड,
सम आर बोरोड। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लेते हैं। ऑल ऑल receipt are not earned. All receipts are not earned. Some are borrowed. ये लिख लीजिए, all receipts are not earned. Some are borrowed. मतलब इसमें क्या हो गया कि सारे पैसे हमें आते नहीं है, कुछ पैसे हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं कोई कंपनी से, और कुछ चीजें और जैसे हो गई। एक तो आपको समझ आ गया कि एक हमारा मतलब सोर्स ऑफ इनकम, हम आपको क्या समझ आया, टैक्स। टैक्स में क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक आपको क्या समझ आया, बोरोइंग्स। रिसीट का दो चीज आप लोग को समझ आ गया ना, दो चीज आपने पढ़ लिया। और क्या क्या चीजें होती है अभी उसको भी लिख लीजिए। What is earned is revenue and rest are receipt। जो भी अर्न किया जाता है वो हमारी रिवेन्यू होती है। रिवेन्यू और रिसीट में फर्क थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं। जो अर्न की जाती है वो हमारी रिवेन्यू होती है। जैसे हम किसी को लोन दिए हैं, जो टैक्स आ रहा है वो हमारी रिवेन्यू हो गई। बाकी जो पैसा हमें मिल रहा है वो सारी चीजें रिसीट हो गई। रिसीट कहाँ कहाँ से होती है, रिसिप्ट कहाँ कहाँ से होती है ये भी जान लिए। द मेन चैनल फ्रॉम वेयर फिजिकल, द मेन चैनल, इसको भी लिख लीजिए, द मेन चैनल फ्रॉम वेयर फिजिकल रिसिप्ट कैन बी obtained can be obtained are। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा। द मेन चैनल फ्रॉम वेयर फिजिकल रिसिप्ट कैन बी ऑब्टेन, मतलब कहां कहां से फिजिकल रिसिप्ट हमारी आती है, उसको नोट करते जाइए। पहली चीज हो गई डिस इन्वेस्टमेंट। अभी मैं इसको समझाता हूं आगे। डिस इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, टैक्सेस और कुछ सर्विसेज से आते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। मतलब मेन चीजें क्या हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस आपको हम बता ही दिए, कुछ बोरोइंग्स है। मतलब क्या क्या चीजें आपको मिल गई, टैक्स आपको समझ आ गया, बोरोइंग समझ आ गई। एक चीज क्या ऐड हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ये हमारी क्या हो गई, रिसिट हो गई। यहां से पैसा हमें आता है। इसमें अभी इसको आगे हम कैटेगराइज करेंगे कि जैसे टैक्स में हो गया, तो टैक्स में क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम जाएंगे कि हमारा इनकम टैक्स कितना आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आ रहा है। फिर इसी तरह से हमें बोरोइंग से कितना आ रहा है, फिर इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है। ये हमारे क्या हो गया, सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो गए। अच्छा, गवर्नमेंट ये डिसइन्वेस्टमेंट मतलब समझते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर चीज पे पैसे इन्वेस्ट किए, वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई ब्रिज बनाया, कोई रेलवे बनाई, ये उनका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब अगर वो उसी इन्वेस्टमेंट को किसी को पर्टिकुलर किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब हम अपने जो हमारी जो गवर्नमेंट की चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम प्राइवेट को बेच रहे हैं, तो उससे हमारे क्या हो रही, जनरेट हो रही है पैसा।
पैसे जनरेट रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। अब समझ आ गया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसे कहते हैं ना कि अपोजिशन खूब लगाती है ना ब्लेम मोदी सरकार पे कि आप तो रेल भी बेच दिए, सब कुछ तो बेचे दे रहे हैं, कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्या है? वो पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ये है। पब्लिक को प्राइवेट कैसे करते हैं? पब्लिक को प्राइवेट कैसे करते हैं? कुछ उसके जो शेयर्स हैं बेचते हैं, तो उस शेयर को बेचने से क्या जनरेट होती है? इनकम। और वो इनकम क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। वो इनकम डिसइन्वेस्ट ना कर रहे हैं, मतलब उसमें इन्वेस्ट किए थे, अब उससे हम पैसे वापस निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। ये बेसिक सोर्स ऑफ क्या हो गई? रिसीट। अब समझ आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, बाकी ऑनलाइन वाले जो लिखना हो लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बेसिकली हमारे सोर्स ऑफ इनकम यही होते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए की कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये टॉपिक बना लीजिए, की कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल। हाँ सर, 1 बजे तक, 1 बजे तक क्लास है। फिर है? अच्छा, कोई नहीं आएगा? वो सर की होती है, शिवम सर की। हाँ, तो वो ये जो लड़की है वही लड़की है क्या? कौन लड़के? देखना पड़ेगा। नहीं, हमारे बच्चे तो यहीं रहते हैं। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। ठीक, तो ये क्या होता है? की कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। की कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये टॉपिक बना लीजिए। अब फिजिकल पॉलिसी तो आपको समझ आ गए। अब फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये जान लीजिए। फिजिकल पॉलिसी का पहला कंपोनेंट क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक ये बना लीजिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जाता क्या क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेनली जो होती है वो होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिचर किस में होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, वेलफेयर, ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजों पे एक्सपेंडिंग होता है। तो हमारी जो की कंपोनेंट हो गया फिजिकल पॉलिसी के, पहले क्या चीज हो गई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, आपके आपके तक जो पैसा आ रहा है, आप जो एजुकेशन पा रहे हैं ना, एजुकेशन पा रहे हैं या कोचिंग आ रहे हैं, तो जिस रोड से आ रहे हैं, तो वो उस चीजों पे किसका एक्सपेंडिचर है? कौन बनाया? वो गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट वो किस में जाएगा? रोड से अगर चल के आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस, किसी सर्विस वाले के पास, किसी ऑफिस में, और वो अपने सर्विस देता है, वो किस में जाएगी? पब्लिक सर्विसेज। एजुकेशन तो आप जो आज तक पढ़े हैं, जो चीजें मिली है वो एजुकेशन में। हेल्थ केयर में आप सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको जो मेडिसिन मिल रही है वो यहाँ मिल रही है। डिफेंस में ये चीजें हो गए। वेलफेयर प्रोग्राम में क्या जाएगा? वेलफेयर प्रोग्राम में क्या जाएगा? व्हाट इज वेलफेयर एंड व्हाट इज वेलफेयर प्रोग्राम्स? हाँ, वेलफेयर क्या हो गया? जो भी जैसे लोगों की जो मदद की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीजें हो गई वेलफेयर। वेलफेयर कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, समाजवाद का, कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट से ज्यादा हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें देना है वेलफेयर। ठीक, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाते हैं वो हो गए वेलफेयर पॉलिसी। और ये जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कहते हैं ना कि आप शादी करिए पैसे हम देंगे। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह से कर रही है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आजकल तो शादियों में लड़कियों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, मतलब सामूहिक शादी भी करवा रहे हैं। पॉलिटिशियंस नहीं कराते। जैसे ये जो शादियां होती है ना, शादियां होती है, तो पॉलिटिशियंस तो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के। पॉलिटिशियन भी तो रिप्रेजेंटेटिव है ना गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट से वो जो उनको पैसे मिल रहे हैं, जैसे जब जाता है पॉलिटिशियन शादी कराने, सामूहिक विवाह होता है ना, हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह होता है, तो जब सामूहिक विवाह करने जाओ तो गवर्नमेंट पैसे देती है, 20,000 रुपए दे रही है। 20,000 रुपए, 40,000 प्लस उसके बाद सामान देती है। सामान में कुछ बेसिक सामान है, जैसे क्या क्या देते हैं। मैं एक बार ऐसे घूमते टहलते गया था, जैसे मैं उस समय आज से 2-3 साल पहले ऐसे गया था पता करने की, मतलब सामूहिक विवाह देखने गया था। फिर वहां लोगों से पूछा कि मतलब गवर्नमेंट देती क्या है, तो बोले कि सामूहिक विवाह में, बोले कि बहुत लोग ऐसे यहाँ हैं कि शादी करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ आते हैं शादी करने। रीजन हम पूछे, तो रीजन बोले कि बोले कि पैसे भी मिल जाते हैं 20,000 रुपए, प्लस सामान मिल जाता है। हम कहे सामान क्या मिलता है? बोले बेसिक सामान सब मिल जाता है।
बेसिक सामान में जैसे आपको पलंग मिल जाएगी, आपको अलमीरा मिल जाएगी, और भी बेसिक सामान जो है वो सारी चीजें मिल जाएगी। बोले 20,000 का मिल गया, 20,000 रुपए और 20,000 का सामान, मतलब 30-40,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। अभी 30 और 40,000 रुपए का बेनिफिट एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत है ना। जिसके पास समझ लीजिए कि बेटी के ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, सामूहिक विवाह में जाएगा, 2 पार्टी आएगी, सारे खर्चे जो लगने हैं वो कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पंडित है, शादी करा रहा है, गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है। तो ये इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट क्या करती है, बजट एलोकेट करती है किसी न किसी स्कीम के नाम पे। ऐसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी के एजुकेशन के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की जाती है। बेटी के एजुकेशन के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की जाती है, तो वो किस में जाएगी, इसी में ना जाएगी, वेलफेयर प्रोग्राम में। जननी सुरक्षा, आप जो जैसे जननी सुरक्षा क्या है, एम्बुलेंस आती है ना, एम्बुलेंस चल रही है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जाएगी एम्बुलेंस, फ्री में लेके हॉस्पिटल लेके जाएगी और फ्री में उनके घर तक पहुंचाएगी। ये किसके अंदर आ जाएगा, जननी सुरक्षा। इसके लिए कुछ ना कुछ बजट एलोकेट किया गया है ना, तब तो आपको मिल रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको बोलता है कि आप फ्री चेकअप होना चाहिए। ये गवर्नमेंट बजट एलोकेट कर रही है ना, कहीं ना कहीं से ये बजट घटता है बढ़ता है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में 100 दिन का आपको जॉब मिलना चाहिए, साल भर में 100 दिन का जॉब है। 100 दिन का अगर नहीं जॉब मिल रहा है, 90 दिन का जॉब मिल रहा है, 10 दिन का मजदूरी भत्ता दीजिए इनको, नहीं काम किया तब भी पैसा दीजिए, ऐसे सिस्टम चलता है। तो उसमें कुछ बजट एलोकेट किए जाते हैं, तो वो बजट एलोकेट कौन करता है, गवर्नमेंट, और वो किस में जाती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स में। ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब तक, ठीक। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और किस में जाता है, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ while द रिड्यूस स्पेंडिंग कैन बी स्लो डाउन। मतलब अगर स्पेंडिंग हमारी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी, और ये एक्सपेंशनरी होगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ठीक। while रिड्यूसिंग स्पेंडिंग कैन बी स्लो डाउन, ग्रो स्लो इट डाउन, वो क्या है, कंट्रास्ट कर रही है। जैसे एक्सपैंड, जब बैलून आप फुलाते हैं, बैलून जब फूलता है तो उसको बोलते क्या है कि बैलून एक्सपैंड हो रहा है, और जब बैलून से हवा निकलने लगती है वो क्या होता है, कंट्रास्ट रहने लगता है। तो इसका मतलब यही है, सेम ही इकोनॉमी पे जब एक्सपेंडिंग हम बढ़ा देते हैं तो हमारी जो क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी एक्सपेंड करने जाती है। फिर नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट है टैक्सेस, टैक्सेशन। नेक्स्ट टैक्सेशन है, मतलब पहली चीज क्या हो गई थी, पहली चीज हो गई थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये एक तरह से क्या हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक तरह से एक्सपेंडिचर है ना, ये एक तरह से हो गई एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी भी है ये एक तरह से हो गई एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। और सेम चीज अगर गवर्नमेंट पैसे कहां से लेके आ रही है, टैक्स से, टैक्स एंड बोरिंग से। तो ये टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे, टैक्स में बेसिक क्या पढ़ेंगे, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से हमें कुछ पैसा मिलता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पैसा मिलता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी जो पैसा आ रहा है वो सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स से आ जाएगी, जो कॉर्पोरेट से आ रहा है, जो इनकम टैक्स से आ रहा है वो हमारी सारी चीजें डायरेक्ट टैक्स आ जाएगी। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू फंड पब्लिक सर्विसेज। मतलब जो पब्लिक सर्विसेज को जो फंड दिया रहा है वो आ किससे रहा है, कहते हैं ना कि सरकार से आप क्वेश्चन इसलिए पूछ सकते हैं कि जो सरकार चल रही है वो आपके ही पैसे से चल रही है। बोलते हैं ना कि सरकार मेरे पैसे से चल रही है, तो मेरा ये हक है कि मैं सरकार से क्वेश्चन पूछे कि हमारे पैसे का आप कर क्या रहे हैं। ये चीजें होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या होती है, लोअर टैक्स कैन बूस्ट कस्टमर स्पेंडिंग, लोअर टैक्स बूस्ट कस्टमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद वाइल हायर टैक्सेस कैन रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, अभी इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कंट्री में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा, इसका मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। अभी आपको अगर आपके पिताजी 10,000 रुपए दे रहे थे, अचानक से 15,000 देंगे, तो आपके पास आपकी जो जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है 10 से बढ़ के 15 हो जाएगी। अब आपकी 10 से बढ़ के 15 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, तुरंत 15,000 की चीजें 15,000 एक्सपेंस करेंगे। तो उससे क्या होगा, चीज आप ज्यादा डिमांड करेंगे, तो ज्यादा डिमांड करने से क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेगी,
अब जब प्राइजेस बढ़ेगी तो अब मनी के एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? आपके पास जो पैसे आए हैं तो मनी को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो ये क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में ये क्या करेंगे, धीरे से टैक्स रेट बढ़ा देंगे। जब टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो जो वहां से लोन पैसा निकल रहा था, लोग सेविंग में जाने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब कंट्री में रिसेशन आती है, मतलब प्रोडक्ट नहीं घट रहा है, जैसे क्या किए कि जब कोविड आया, कोविड के बाद रिसेशन की सिचुएशन थी, तो इन्होंने टैक्स रेट कम कर दिया कि पैसा भेजो, पैसा दो, मार्केट में पैसा जाने दो। और जब पैसे आने लगे तो जल्दी जल्दी क्या हुआ, प्रोडक्शन होने लगा। तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कराएंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी में ये यही जो मैं आपको बताया हूँ, इसमें हो जाएगा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और ये कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। आज के लिए क्लासेस यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। एंड दिस इज योर ड्यूटी टू रिवाइज एवरीथिंग जो अभी तक हमने पढ़ाया है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस से आपको समझ आए कि व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। अभी आपको जब ये क्लासेस खत्म होगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट लेके क्यों आती है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है होता कैसे है, जो सड़कें बन रही हैं तो कैसे बन रही हैं, जो एजुकेशन सेक्टर पे पैसे आ रहे हैं, सरकारी मास्टरों के पेमेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किसी का भी जो पेमेंट आ रहा है कैसे आ रहा है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी इसको पढ़ने पे। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आपको बताती है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे चलता है, और फिजिकल पॉलिसी आपको बताती है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे क्या चलाती है। यहीं से सारी चीजें होती है। बजट का नाम आपने सुना होगा, इसके पढ़ने के बाद आपको बजट की सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ आने लगेगी। फिर आप इसके बाद देखेंगे जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है, तो बजट आप उठा के देखेंगे कि डिफेंस को कितना, इतना क्यों जा रहा है, इतना क्यों जा रहा है, तो आपको सारी चीजें समझ आ गई। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।